हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 9th का एक और नई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। साथ ही साथ इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री आखिर है क्या चीज। तो देखो, जहां तक बात है यूक्लिड की, तो ये है हमारे यूक्लिड साहब, फादर ऑफ ज्योमेट्री। कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री। साथ साथ एक ग्रीक मैथमेटिशियन भी हैं, ठीक ना। अब देखो, जहां तक बात है ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के बारे में हम क्या चीज पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो क्या चीज, ये एक मैथ का ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं साइज के बारे में। यानी क्या चीज, किस मान लो जैसे ये है तो इसका साइज क्या होगा, फिर कह सकते हो कि इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, इसके बारे में हम ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। फिर उसी प्रकार शेप, जैसे ये किस शेप का है, फिर कह सकते हो कि ये किस शेप का है, ये किस शेप का है, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। फिर पोजीशन एंगल, जैसे इसके बीच के एंगल, इसके बीच के एंगल, इसके बीच के एंगल, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और लास्ट में है डायमेंशन ऑफ थिंग्स। जैसे मान लो ये क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम बोलते हैं 2 डायमेंशन का है ये। अगर क्यूब रहता तो 3 डायमेंशन का। यानी क्या चाहिए, जनरली हम इन्हीं सब के बारे में ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। तो देखो, कह रहा है क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यानी जो देखो, ये इनके द्वारा कुछ ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन दिया गया है, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद कुछ डिफिनेशन है, जैसे स्टेटमेंट क्या होता है और थ्योरम क्या होता है, ठीक ना। और लास्ट हमारा टॉपिक है यूक्लिड एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। यानी यूक्लिड साहब कुछ एक्सियम्स बताए, पोस्टुलेट्स बताए हैं, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक। तो देखो, जहां तक बात है हमारे यूक्लिड साहब के, यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री के, तो इन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। और पता है, एक बुक में लिखे हैं जिसका नाम है, बुक का नाम है द एलिमेंट। क्या नाम है? द एलिमेंट। और ये जो बुक है उनमें टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 13। एक और खास बात, ये जो 13 चैप्टर है ना, 13 बुक के बराबर है। यानी एक चैप्टर एक बुक के बराबर। अब समझ ही सकते हो कि इन्होंने ज्योमेट्री पर कितना बड़ा रिसर्च करके कितना बड़ा रिजल्ट निकालकर एक बुक में लिखा है। बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट। और टोटल चैप्टर की संख्या 13। अब देखो, तुम लोग ये सोच रहा होगा कि क्या चाहिए कि ये फादर ऑफ ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा होगा, और कोई ऐसा मैथमेटिशियन नहीं रहे जिनका क्या चाहिए ज्योमेट्री में योगदान नहीं रहा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे और मैथमेटिशियंस हैं जिनका क्या चाहिए ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। जैसे कुछ ग्रीक की बात करें और इंडियंस की बात कर लें। जैसे ग्रीक की बात करें तो जैसे थेल्स हो गए, थेल्स ये भी क्या चाहिए, इनका ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। जैसे एक थ्योरम बहुत ज्यादा इंप्रूव किए हैं। फिर जैसे पाइथागोरस, इनके बारे में तो क्या चाहिए हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। फिर यूक्लिड, जो भी क्या चाहिए हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे ही एक मैथमेटिशियन है जिनका ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, ठीक। फिर देखो करके 3 इंडियन, जैसे 3 इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हो गए, फिर क्या चाहिए ब्रह्मगुप्ता हो गए, फिर बस्काराटू आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स इन ज्योमेट्री। जो क्या चाहिए ऐसे कुछ इंडियंस में जैसे आर्यभट्ट हो गए, बस्काराटू हो गए और ब्रह्मगुप्ता, जिनका क्या चाहिए ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। ये सब इंडियंस के। और हाँ, यहाँ पर हम ग्रीक और इंडियंस का नाम लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि और भी कंट्री के मैथमेटिशियन नहीं है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा स्टडी करना नहीं है, ठीक ना। जो मेनली था ग्रीक और क्या चाहिए इंडियन, इनके बारे में जान लिए। और क्या चाहिए, हमारे यूक्लिड साहब हैं ज्योमेट्री के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बुक लिखे हैं जिसका नाम है द एलिमेंट, और उनमें टोटल 13 चैप्टर है। जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब यहाँ से हम अपना डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट होता क्या चाहिए? तो कह रहे कि देखो, ए सेंटेंस विच कैन बी जस्ट टू बी ट्रू और फॉल्स। मतलब कि कोई वैसा सेंटेंस जिसको क्या चाहिए हम जज कर सके कि क्या चाहिए ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये क्या चाहिए एक सेंटेंस है, ये क्या चाहिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। और इसको क्या चाहिए हम जज कर सकते हैं कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। जैसे देखो मान लो, तो देखो कोई ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब देखो कोई ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट है
और वो ट्रू है, क्या चीज है, ट्रू। जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज, सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या चीज, ये बताओ, ये ट्रू, ये क्या चीज, ट्रू सेंटेंस है, तो ट्रू सेंटेंस है इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रू स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। अगर यही फॉल्स रहता तो उसको बोलते हैं हम फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी क्या चीज, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। ये क्या चीज, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। हम लोग को पता है क्या चीज, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उनके चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या चीज, सेंटेंस लिखा हुआ है 180 डिग्री, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट में है। तो जो रॉन्ग होगा उसको बोलेंगे फॉल्स स्टेटमेंट, और जो ट्रू होगा उसको बोलेंगे हम क्या चीज, ट्रू स्टेटमेंट। इतना पता चल गया। अब आते हैं थ्योरम। क्या चीज, थ्योरम का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है ए स्टेटमेंट, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ, जिसको क्या चाहिए, प्रूफ की आवश्यकता हो, इज कॉल्ड थ्योरम। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो पहली बात, ये क्या चाहिए, स्टेटमेंट है, और इसको क्या चाहिए, प्रूफ रिक्वायर्स है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, इसको हम प्रूफ देखते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम। क्या बोलते हैं, थ्योरम। और पता है सबसे पहला बार थेल्स, अभी जो पीछे देखे थे ना, उन्होंने ही थ्योरम को प्रूव किया था, ठीक ना। इतना किसी को प्रॉब्लम। फिर से थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको क्या चाहिए, प्रूफ की रिक्वायर्स हो, उसको हम बोलते हैं थ्योरम। जैसे कि एग्जांपल है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या चीज, हमारा एक थ्योरम का एग्जांपल हुआ, ठीक। अब देखो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। तो जैसे अभी हम क्या बोले, थ्योरम, तो थ्योरम में क्या चाहिए, प्रूफ की आवश्यकता होती है। लेकिन देखो अब थ्योरम के यहाँ पर एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं क्या चाहिए, तो सिंपल, जिनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यूक्लिड जो साहब है, पहले बता, थ्योरम ज्यादा थेल्स का देन है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी क्या चाहिए यहाँ पर मौजूद है मैथमेटिक्स में, जिनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मान लो हम करें 2 + 2 = 4, क्या बोल रहे हैं, 2 + 2 = 4, तो क्या चाहिए, प्रूफ की आवश्यकता है, नहीं ना आ सकता है। ये क्या चाहिए, कर दिए कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ये प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो इसको उन्होंने, यूक्लिड जो साहब थे, उन्होंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया, एक एक्सियम्स बोले और दूसरा बोले पोस्टुलेट्स। क्या बोले, जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, उनको यूक्लिड साहब ने 2 भाग में डिवाइड किया, एक एक्सियम्स या फिर एक एक्सियम्स और दूसरा पोस्टुलेट्स। या कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब होता है तो होता है, ठीक, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जैसा मान लो क्या चाहिए, पॉइंट है, और पॉइंट से हम जितना मन उतना लाइन बना सकते हैं, तो क्या चाहिए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, प्रूफ की आवश्यकता भी नहीं है। तो इन्हीं को क्या चाहिए, उन्होंने क्लासिफाई करके एक एक्सियम्स बनाया और दूसरा बनाया पोस्टुलेट्स। अब देखो एक्सियम्स है और पोस्टुलेट्स क्या है, तो जहां तक बात है एक्सियम्स की, तो एक्सियम्स उसको बोलते हैं जो क्या चाहिए, वैसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको पूरा, मतलब वैसा यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरे मैथ में एप्लीकेबल होता है। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस कर सकते हैं या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो पूरे मैथ में एप्लीकेबल होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सियम्स। क्या बोलेंगे, एक्सियम्स। जैसे हम करें 2 + 2 = 4, ये तो क्या चाहिए, पूरे मैथ में एप्लीकेबल होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, फिर क्या चाहिए, अलजेब्रा, टोटल में एप्लीकेबल होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सियम्स। और पोस्टुलेट्स, तो कोई वैसा स्टेटमेंट जो केवल ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल हो, क्या चाहिए, ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल हो। जैसे देखो ये वाला, ये टर्म केवल ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होता है। फिर क्या चाहिए, जैसे हम एंगल की बात करें, क्या चाहिए, ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल होता है। तो कोई ऐसा सेंटेंस या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो केवल ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। और जो केवल जो पूरे मैथ में एप्लीकेबल होता है, उसको एक्सियम्स बोलते हैं। और हाँ, खास बात, इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। थ्योरम रहेगा तो प्रूफ की आवश्यकता, अगर एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स रहेगा तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। अब देखो हमारे जो यूक्लिड साहब हैं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को, मतलब कि कुछ जैसे थ्योरम होता है, तो जैसे हम थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, उसी प्रकार एक्सियम्स टोटल है हमारे पास 7 स्टेटमेंट है, 7 एक्सियम्स है, और हमारे पास पोस्टुलेट्स है 5। मतलब यूक्लिड साहब ने 7 एक्सियम्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया है इस चैप्टर में, और पोस्टुलेट्स मतलब 5 पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है। अब एक एक करके हम एक्सियम्स देखेंगे और उसके बाद पोस्टुलेट्स देखेंगे। तो एक्सियम्स में आते हैं, तो पहला एक्सियम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है कि मान लो अगर A = B है, क्या है,
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी ए बराबर बी आर इक्वल टू वन अनदर, और मान लो बी बराबर है सी, क्या है, ए बराबर बी है और बी बराबर सी, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार हम कह सकते हैं कि ए सी के बराबर होगा। क्या होगा, ए सी के बराबर, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ए सी के बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बात करें तो मान लो ए बराबर 4 है, क्या है, ए बराबर 4, और ए बराबर 4 है तो बी बराबर क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि ए बी के इक्वल है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, यानी सी बराबर भी 4। फाइनली देखो तो ए बराबर 4 और क्या चाहिए, सी बराबर भी 4 आ गया, हम कह सकते हैं कि ए बराबर सी हो गया। यही हमारा पहला एग्जाम्स था जो क्या चाहिए, यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड करके इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब कहने का है कि अगर ए बराबर बी है, ठीक, ये इक्वल है और इसमें हम इक्वल ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इक्वल ऐड। मान लो अगर हम सी दोनों में ऐड करते हैं तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, तो कह रहा है कि द होल्स आर इक्वल, मतलब देखो ए बराबर बी था और दोनों में क्या सेम ऐड किए हैं, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता ना वो भी सेम ही होगा इस स्टेटमेंट के अनुसार या फिर इस एग्जाम के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर कर रहे हैं ए बराबर है मान लो 4, क्या है, ए बराबर 4, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इक्वल है, तो यानी बी बराबर भी 4 हो जाएगा। और कह रहा है कि क्या चाहिए कि हम दोनों में सी ऐड करते हैं, मतलब इक्वल ऐड करते हैं, तो सी बराबर मान लो हम ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं 2, तो बताओ ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी यानी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो बी प्लस सी वो भी 6 हो जाएगा। तो देखो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो भी क्या हुआ, सेम हुआ। ये हमारा दूसरा एग्जाम्स था जिसको क्या चाहिए, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होता है तो होता है। देख लो ए बराबर बी है, दोनों में ऐड किए तो क्या चाहिए, सी सेम ही आया। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्स था, ठीक ना। थर्ड कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अब ये देखो पहले क्या चाहिए था, तो पहले में था जोड़ना था कि इक्वल्स, अगर हम इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो क्या चाहिए, फाइनल रिजल्ट इक्वल आएगा। अब की यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दिया है, यानी मान लो अगर ए बराबर बी है, क्या है, ए बराबर बी, और दोनों में हम इक्वल सब्सट्रैक्ट कर दे, यानी मान लो हम सी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस सी होगा। तो कह रहे कि जो देखो द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको भी। ए बराबर मान लो 4 है, जनरली हम 4 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक ना, छोटा छोटा। अब बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी के इक्वल है, यानी बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहे कि दोनों में हम इक्वल कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी क्या चाहिए, मान लो अगर हम सी बराबर 2 लेते हैं तो बताओ 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b माइनस सी है तो यानी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो देखो तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, सेम ही आया ना, सेम। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्स था, ठीक। अगर हम क्या चाहिए, इक्वल में इक्वल सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट भी इक्वल आएगा। ये हमारा थर्ड एग्जाम्स था। फोर्थ करेंगे थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सेम है, जैसे मान लो अगर मान लो यहाँ पे एक ऐसे लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक, और पता है इस पर एक और लाइन है जो इसी के इक्वल है, जैसे मान लो इसी के इक्वल है पी क्यू। तो देखो कह रहे कि अगर ये दोनों लाइन एक ही पर ओवरलैप कर जाए पूरी, मतलब कि न ज्यादा हो न कम हो, तो पता है ये दोनों लाइंस जो होंगे वो बराबर होंगे। इस स्टेटमेंट का ये जो हमारा एग्जाम से यही कहना चाहता है। जैसे मान लो एक और, जैसे मान लो ये पॉइंट है, क्या चाहिए, पॉइंट, और इसी पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट है जो पूरी तरह से ओवरलैप कर जा रहा है, न ज्यादा हो रहा है न कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये हमारा क्या चाहिए, फोर्थ था, ठीक ना। करके थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, मतलब कोई ऐसा चीज जो क्या चाहिए एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्स था, ठीक। 5 करेंगे द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। करें जो होल होता है वो क्या चाहिए, पार्ट से ज्यादा होता है। जैसे मान लो बिस्किट है, मान लो ये बिस्किट है, और बिस्किट से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा कट करके हम बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो हम यहां से कट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो पता है ये कह रहा है क्या चाहिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो देखो ये जो हमारा पार्ट है ना, इससे क्या चाहिए, ये हमेशा बड़ा होगा। यही हमारा क्या चाहिए, फिफ्थ एग्जाम्स था। जो हमारा पार्ट होगा ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक ना। वैसे भी समझो अगर मान लो बिस्किट है
और बिस्कुट को हम क्या चीज तोड़कर मतलब एक टुकड़ा लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं। जो हमारा पूरा था मतलब जितना बड़ा बिस्कुट था उससे तो ये कम ही नहीं होगा। यही हमारा क्या चीज फिफ्थ एग्जाम्स था, ठीक ना। 6 करे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे पीछे क्या चीज देखें, प्लस में देखें, माइनस में देखें, आपके यहाँ पर मल्टीप्लाइड के फॉर्म में। जैसे मान लो करे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे मान लो सेम थिंग्स लेते हैं, मान लो अगर ए बी के बराबर है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और हम दोनों क्या करते हैं, डबल करते हैं। देखो डबल करते हैं, यानी देखो इसको डबल करेंगे तो क्या चीज होगा 2a, और इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, करके ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो पता है जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा सेम होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं। मान लो अगर a बराबर है 4, क्या है a बराबर 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर भी 4 ही होगा ना। अब दोनों में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, देखो डबल लगा है यानी डबल यानी 2 से मल्टीप्लाइड, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब 2 इंटू बी है तो 4 इंटू 8 2 कितना हो जाएगा 8, यानी देखो तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो भी क्या चाहिए हमारा सेम ही आया। ये हमारा 6th एग्जाम था। और बताओ ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया जा सकता है, नहीं ना, इसलिए हम इसको एग्जाम्स बोले, और ये पूरे मैथ में एप्लीकेबल होगा, ठीक, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना। अब हमारा लास्ट एग्जाम्स है 7th, करेक्ट थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। मतलब जैसे अगर ए बी के बराबर है, ठीक, क्या चीज कर रहा है, ए बी के बराबर है और करके हाफ करने के लिए अभी पहले क्या चाहिए मल्टीप्लाइड था, अब की हाफ करना है। जैसे मान लो हाफ करेंगे तो ए बाई क्या चाहिए 2 और ये क्या चाहिए बी बाई 2 होगा। ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो पता है हाफ करने के बाद जो हमारा फिर से रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही होगा। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो मान लो ए बराबर है 4, ठीक, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर 4 हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। अब हाफ करने के लिए बोल रहा है तो क्या चाहिए 4/2 करते हैं, तो 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ए का आधा 2 हो गया और बी का आधा कितना हो जाएगा, तो 4/2। देखो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो भी क्या चाहिए हुआ, सेम ही हुआ। ये हमारा 7th एग्जाम्स था कि क्या चाहिए जो हमारा हाफ करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए होगा, सेम ही होगा। तो यही 7 एग्जाम्स थे, यहाँ पे देख सकते हो, यही हमारा 7 एग्जाम्स था। फर्स्ट था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या चाहिए कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो क्या चाहिए हम बोल सकते हैं ए सी के बराबर होगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्स था, ठीक। सेकंड क्या था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ये भी बात सही कि अगर क्या चाहिए हम ए बराबर बी है और दोनों में हम सेम ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा, सेम ही होगा। ये हमारा सेकंड एग्जाम्स था। थर्ड इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। थर्ड में क्या चाहिए कि अगर हम इक्वल्स मतलब ए बराबर बी है और दोनों में हम सेम क्या करते हैं घटाते हैं तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा सेम होगा। ये हमारा थर्ड एग्जाम्स था। फोर्थ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। बात सही है, क्या चाहिए कि अगर मान लो कोई चीज है और उस पर पूरी तरह से वो ओवरलैप कर जा रहा है तो क्या चाहिए वो इक्वल्स होंगे। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्स था। फिफ्थ द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बात से क्या चाहिए जो हमारा होल होता है पार्ट से ज्यादा होता है। ये हमारा फिफ्थ था। सिक्स्थ थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ए बी के बराबर है और दोनों हमको हम क्या चाहिए 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या चाहिए होगा, सेम ही होगा। और हमारा लास्ट था थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी हाफ करेंगे तो भी हमारा इक्वल आएगा। तो यही हमारा 7 एग्जाम्स था। और देख लो सभी एग्जाम्स जो है क्या चाहिए किन्हीं को प्रूव किया जा सकता है, किन्हीं को कोई भी देख लो प्रूव किया जा सकता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि क्या चाहिए ये सब हम लोगों को पता था, बस आज पता चला क्या चाहिए हमारा इसका नाम, इसको हम एग्जाम्स बोलते हैं। ठीक, देखो पहली बात तो ये एग्जाम्स सातों याद कर लेना है और साथ ही साथ ये जो हमारा नंबरिंग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 इसको भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में नंबर के अकॉर्डिंग भी पूछता है कि थर्ड नंबर पर कौन सा एग्जाम्स था, या फिर कह देता है कि 5 नंबर में ये एग्जाम्स दे देगा और कहेगा कि ये कौन सा एग्जाम्स था। ठीक ना, तो ये नंबर याद रख लेना। तो ये था एग्जाम्स, यूक्लिड एग्जाम्स। अब लास्ट टॉपिक तक क्या चाहिए था, यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। तो पोस्टुलेट्स में क्या चाहिए था, सेम थिंग था, क्या चाहिए कोई वैसा स्टेटमेंट जो केवल ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल है और प्रूव की आवश्यकता नहीं हो, उसको हम क्या चाहिए पोस्टुलेट्स बोले थे। अब एक एक करके पोस्टुलेट्स सब देख लेते हैं। तो क्या बोला, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो हमको जहां मन, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर लिए ना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स है।
देखो अगर क्या चाहिए, ये तो पॉइंट था, और मान लो जैसे कहा था कि एक पॉइंट से हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो क्या चाहिए, हम सीधे कहा है कि किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कहा जाएगा कि एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से आप कितने लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट दिया रहेगा तो हमको जितना मन उतना ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 2 पॉइंट दिया रहा हो, तो जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तब हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राई करो। देखो पहले अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो ये पॉइंट इधर मिल जा रहा है, पॉइंट इधर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है नहीं, हम नहीं ड्रॉ कर सकते ये लाइन, ये हमारा क्या चाहिए, गलत हो गया। फिर अगर मान लो ऐसे करते हैं तो ये भी गलत हो गया। केवल पता है जब 2 बिंदु रहेंगे, 2 पॉइंट्स रहेंगे, तो केवल हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जनरली क्वेश्चन पूछता है कि एक लाइन एक पॉइंट रहेगा तो कितने हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। अगर 2 रहे तो केवल 1, ठीक है ना, ये बात याद रखना। फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आ गया ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम किसी 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। 1 पॉइंट रहेगा तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट रहेगा तो ओनली 1। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकेंड कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, मतलब कर के एक जो हमारा टर्मिनेटेड लाइन है ना, उसको हम जैसे मान लो एक लाइन है, ये लाइन ले लिए, अब ये क्या जो हमारा यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर टर्मिनेट कर गया, तो पता है इसको हम आगे या फिर पीछे जिधर मन उतना हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पोस्टुलेट्स है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को हम जितना मन उतना हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पोस्टुलेट्स है। थर्ड कह रहा कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब हम एक सर्कल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। जैसे हम कर रहे हैं कि हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्कल मान लो हम यहाँ पे सेंटर ले रहे हैं तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी भी रेडियस के साथ मान लो कि हमको ये 2 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर करना है तो 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर करना है तो 1 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पर सेंटर नहीं दिखा रहा है, देख लो सेंटर क्या चीज, मान लो 1 सेंटीमीटर करना था तो 1 कर लिए, 5 करना है तो 5 कर लिए, 3 करना है तो 3 कर लिए, मान लो हमको 10 करना है 10 कर लेंगे, 1.5 करना है तो 1.5 कर लेंगे। यानी हम क्या चाहिए, सर्कल को किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स है, ठीक ना। 4 करके ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। खैर देखो यहाँ पे करके जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल करने का मतलब क्या चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ये देखो ये कितना 90 डिग्री का है, ये भी देखो 90 डिग्री का है, फिर ये भी देखो 90 डिग्री का है। तो करके जितने भी हमारे पास राइट एंगल्स हैं वो पता है सभी के सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात सही है, देख लो अब जैसे ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो इसको एक जगह पर रख के देख लो सभी इक्वल से मिलेंगे। ये भी क्या चाहिए 90 डिग्री का है तो इक्वल ही मिलेंगे। ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट्स है, ठीक ना। 5 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, इजी है। देखो कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब कह रहा है कि जैसे 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और एक और स्ट्रेट लाइन है, तो कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है और उससे एक और स्ट्रेट लाइन फॉल कर जाता है कुछ इस प्रकार से, तो कह रहा है मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो कह रहा है इफ टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। कह रहा है कि देखो यहां पर कह रहे कि जो हमारे इंटीरियर एंगल है, अच्छा देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा क्योंकि ये बाहर के एंगल्स हैं। तो इंटीरियर क्या चाहिए, यही सब होंगे। तो कह रहे हैं ना जिधर क्या चाहिए लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल करने का मतलब क्या चाहिए 90 + 90, तो जिधर 180 से कम होगा। देखो तो अगर मान लो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर लग रहा है कि 90 से ज्यादा होगा, नहीं लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है 90 से ज्यादा, तो फाइनल होगा कि क्या चीज जो इधर का एंगल होगा वो क्या चाहिए 180 से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इधर, तो देखो तो लग रहा है कि 90 से कम है, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन करते हैं तो 90 से क्या चाहिए ये कम है, तो यानी स्ट्रेट यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं जो इधर का इंटीरियर एंगल है 180 से कम होगा। तो कह रहा है देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो पता है जिधर 180 डिग्री से कम होगा, इधर तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन इधर क्या चाहिए 180 डिग्री से कम था, तो पता है इधर का लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये लाइन है इसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये भी लाइन है, तो पता है ये आगे जाकर कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। ये हमारा क्या चाहिए 5th पोस्टुलेट्स है। फिर से जैसे कह रहे कि क्या चाहिए 2 स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है
और जिधर 180 डिग्री से क्या चाहिए कम एंगल बना रहा हो, जैसे इधर का 180 डिग्री से कम एंगल बना रहा, तो इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं लाइन को तो ये आगे जाकर मीट कर जाएंगे। ये हमारा फिफ्थ पोस्टलेट्स था। और मान लो अगर 180 के बराबर हो तो 180 से कम हो तो ये मीट कर जाएंगे, अगर 180 के बराबर हो तो 180 के बराबर, यानी कि देखो कुछ इस प्रकार से ये भी 90 ये भी 90, तो 180 के बराबर हो गया। तो इस केस में पता है क्या चाहिए, ये जो हमारा लाइन होगा ना वो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो तो पैरेलल। अगर ये 180 के इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक। 180 के इक्वल होगा तो पैरेलल, और 180 से ज्यादा होगा तो ये कभी कटेंगे ही नहीं, और कम होगा तो ये कट जाएगा। ये क्या चाहिए हमारा, ये जो तीनों चीज है ना ये पोस्टलेट्स के ही अंतर्गत आता है, जिसको क्या चाहिए ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया सकता नहीं और जियोमेट्री में ही केवल एप्लीकेबल होता है। तो क्या चाहिए, यही हमारे पास 5 पोस्टलेट्स थे। फर्स्ट क्या था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब स्ट्रेट लाइन को हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, बात सही है। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या चाहिए जितना मन उतना आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी क्या चाहिए सर्कल को हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हमारा पोस्टलेट्स में है क्योंकि ज्योमेट्री में एप्लीकेबल है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी बात सही है कि क्या चाहिए जितने भी राइट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और लास्ट है कि इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट angles, then the 2 straight lines are produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle, यानी क्या चाहिए दो लाइन है और क्या चाहिए जिधर का इंटीरियर एंगल क्या चाहिए 180 से कम होगा तो आगे जाकर मीट कर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे होगा ना मीट कर जाएंगे, ठीक। और एक और केस बताया जिसमें 180 डिग्री होगा तो पैरेलल हो जाएंगे और 180 से ज्यादा होगा तो ये कभी मीट ही नहीं करेंगे। ये हमारा 5 पोस्टलेट्स था और एग्जाम्स था 7 देख लिए। और हाँ इसका भी नंबरिंग याद रख लें, ये 5 इसमें भी पूछता है क्वेश्चन। अब देखो तो यहां पर क्या चाहिए हमारा पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो गया। हम क्या क्या पढ़े तो स्टेटमेंट पढ़ लिए, थ्योरम पढ़े, एग्जाम्स पढ़े और पोस्टलेट्स पढ़े। तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, सिंपल सा चैप्टर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। अब हम जो चैप्टर भी पढ़े उसी से कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि पता चल जाए कितना पढ़े, ठीक ना। तो अगर तुम लोग अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मेरिट यार्ड क्लास 9 के टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, जहाँ पर क्या चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, ठीक ना। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स वाज द फेमस ट्रीटिस द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय यूक्लिड। तो कह रहे हैं कि क्या चीज जो हमारा यूक्लिड के द्वारा एक बुक लिखा गया था, याद होगा एलिमेंट, क्या चीज द एलिमेंट, याद है ना। तो उसमें कितने चैप्टर्स हैं 9, 11, 12 या फिर 13। तो याद होगा, इसको तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, याद रखने वाला चीज है। कितना था ए 13, याद है ना, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए, ठीक ना। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड कह रहा है यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री, जो हमारे यूक्लिड साहब थे यानी वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, इंडिया से, ग्रीक से, फिर जापान से, इजिप्ट से। तो खैर जापान और इजिप्ट का तो नाम आया नहीं है, और क्या चाहिए इंडिया तो होगा नहीं, यानी फाइनल रिजल्ट क्या चलेगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी, ठीक ना। वो ग्रीक के थे। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो तो क्या चाहिए कमेंट सेक्शन खुला रहता है, वहां पर अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर करेक्ट थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री, थेल्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो इसका तो होमवर्क ये रहेगा होमवर्क में, जिसको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक ना। ये होमवर्क क्वेश्चन है कि थेल्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे। देख लो क्वेश्चन अच्छे से, ठीक, इसको कमेंट्स में बताना है। हाँ, पाइथागोरस वाज स्टूडेंट ऑफ, पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे, यूक्लिड के, थेल्स के, आर्किमिडीज के, बस्कारा के। किसके थे याद है, यूक्लिड के नहीं, इनके तो नहीं थे। थेल्स हाँ इन्हीं के ना थे, क्या चाहिए स्टूडेंट। वैसे भी याद रखना कि थेल्स थ्योरम को प्रूव किए थे, ये भी थ्योरम को प्रूव किए थे, ठीक ना, ऐसा भी याद कर सकते हो। किसके थे, थेल्स के स्टूडेंट थे पाइथागोरस। हाँ, कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट डेट द लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी क्या चाहिए जो लाइन्स होते हैं अगर पैरेलल होते हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये एग्जाम्स के अंतर्गत आएगा या फिर पोस्टलेट्स के अंदर आएगा या फिर थ्योरम के अंतर्गत या फिर डिफिनेशन के अंतर्गत। खैर डिफिनेशन में तो आएगा नहीं,
किसका डिफिनेशन, ये तो कुछ नहीं। एक्जियोम, ये तो पूरे मैथ में एप्लीकेबल है नहीं ना, तो एक्जियोम्स में भी नहीं आएगा। फिर पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट्स में तो आ सकता है क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। लास्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, थ्योरम, क्या चाहिए, इसको प्रूव किया जा सकता है, पैरेलल रहेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको प्रूव किया जा सकता है नहीं ना, यानी ये थ्योरम भी नहीं होगा, यानी फाइनल रिजल्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, सी, पोस्टुलेट्स, ठीक ना, यानी फिफ्थ का पोस्टुलेट्स, ये हमारा ऑप्शन सी। हाँ, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, यानी जो ऑप्शन है उनमें से किसको प्रूफ की आवश्यकता होती है, एक्जियोम्स, पोस्टुलेट, डिफिनेशन, थ्योरम। तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक ना, इसको भी होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। 7 नंबर करे कि यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, यानी यूक्लिड साहब जो कहे थे क्या, जितने भी राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये किस फॉर्म में था, डिफिनेशन के फॉर्म में, एक्जियोम्स के फॉर्म में, पोस्टुलेट्स या फिर प्रूफ, किसके फॉर्म में, याद होगा पोस्टुलेट्स, यानी ऑप्शन सी होगा ना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये भी क्या चाहिए, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक, इसको भी होमवर्क में कर लेना है। इस पर क्या चाहिए, होमवर्क में टोटल 3 क्वेश्चन है, कितने हैं 3, जिसको क्या चाहिए कम, ये 3 लिखा हुआ है, बी नहीं है ना, 3 लिखा, तो टोटल कितने 3 क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, यानी कमेंट्स में बताना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट अभी भी रह जाता तो क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगले लेक्चर से हम क्या चाहिए इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।